यहां पर देखें, ये एक माचिस की डिब्बी है। अगर मैं इस डिब्बी पर जो है इस डायरेक्शन में एक नेट फोर्स कुछ इस तरह से अप्लाई करता हूं, तो इसे मिलता है एक एक्सीलरेशन। इसमें क्रिएट होता है एक एक्सीलरेशन, जिसे कि हम लीनियर एक्सीलरेशन कहते हैं। और इसका ये जो मोशन है, इसे हम कहते हैं ये है ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन में अगर हम किसी बॉडी पर एक नेट फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस फोर्स के ही डायरेक्शन में उसमें क्रिएट होता है एक एक्सीलरेशन, जिसे कि हम लीनियर एक्सीलरेशन कहते हैं, क्योंकि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अगर किसी बॉडी का कुछ मास रहे और उस पर एक नेट फोर्स अप्लाई किया जाए, तो उसमें जो है क्रिएट होता है एक एक्सेलरेशन। ये तो हो गई ट्रांसलेशनल मोशन की बात। अब बात करेंगे हम रोटेशनल मोशन की। तो यहां पर देखें, ये एक घरेलू आटा चक्की है। यहां पर आप गेहूं डालेंगे और अगर आप इसे पकड़ करके जो है कुछ इस तरह से घुमाते हैं, तो फिर यहां पर ये गेहूं को पीस सकता है। ये जो आपको पहिया दिख रहा है, ये इसके अबाउट रोटेट करता है। सो ये जो होगा, ये होगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब हमें इसे घुमाना है, दैट मीन हमें यहां पर एक एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट करना है। तो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं? अगर हम यहां पर पकड़ करके जो है, इस हत्थे को पकड़ करके इसे हम कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये देखिए ये घूम रहा है। हम कहेंगे कि जैसे ही हमने यहां पर एक नेट फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, वैसे ही ये रोटेट किया, यहां पर क्रिएट हो गया एक एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या फोर्स ही यहां भी रिस्पॉन्सिबल है एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए? आप यहां पर कहेंगे कि बिल्कुल है, क्योंकि हमने फोर्स अप्लाई किया तो फिर यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट हो गया। तो फोर्स यहां भी रिस्पॉन्सिबल है एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, जैसे कि ट्रांसलेशनल मोशन में था। अगर यहां भी ऐसा है कि फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, तो फिर अगर मैं इतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं, इस डायरेक्शन में पकड़ करके मैं अगर खींचता हूं, तो ये क्यों नहीं घूमता? या फिर अगर मैं इतना ही फोर्स जो है इस डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं, इस डायरेक्शन में, तो फिर ये क्यों नहीं घूमता? फोर्स तो यहां भी अप्लाई किया जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी अप्लाई किया तब भी नहीं घूमा, इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं तब भी नहीं घूम रहा है। तो फोर्स तो मैं अप्लाई कर रहा हूं, क्यों नहीं क्रिएट होता एंगुलर एक्सेलरेशन? अगर फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, तो इस केस में क्यों नहीं क्रिएट होता? यहीं पे कंसेप्ट आता है फिजिक्स में टॉर्क का। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो टॉर्क क्रिएट करता है। टॉर्क क्या होता है? सिंपल शब्दों में कहें तो जो टॉर्क होता है वो होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड। अगर मैं फोर्स को इस डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू यहां पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो, सो फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में, और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है टॉर्क, सिंपल शब्दों में अगर कहें तो जब यहां पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं इस डायरेक्शन में और इसका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहां पर क्रिएट हो रहा है एक टॉर्क। सो वही टॉर्क जो है इसे घुमा रहा है, दैट मीन यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन को क्रिएट कर रहा है। अब अगर मैं फोर्स को इस डायरेक्शन में ढकेलता हूं, इस डायरेक्शन में अगर मैं अप्लाई करता हूं, तो फोर्स देखें तो वो जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसी से होकर के पार हो रहा है, कुछ ऐसे। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो जीरो हो गया। तो जैसे ही जीरो हुआ वैसे ही टॉर्क जीरो हो गया। तो जब टॉर्क जीरो हो गया तो ये रोटेट नहीं करेगा, यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं हो सकता है। जब तक यहां पर नेट टॉर्क अप्लाई नहीं होगा, तब तक यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं होगा। अगर मैं ऐसे यहां पर फोर्स लगा करके इस डायरेक्शन में धकेलता हूं, खींचता हूं इस तरह से, तो देखें अगर मैं फोर्स को इस डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं, तो यहां से अगर मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं, तो जिसे कि हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, ये जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही होकर के पार होगा। तो लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो जीरो हो गया। तो यहां भी अब भी टॉर्क जीरो है। तो जब टॉर्क जीरो है तो ये घूम नहीं सकता। हमेशा ये ध्यान रखें कि एंगुलर एक्सेलरेशन को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क, अर्थात किसी बॉडी को घुमाने के लिए, किसी एक्सिस के अबाउट किसी बॉडी को घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क, फोर्स नहीं होता है।
अगर फोर्स होता तो फिर जब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये घूम जाता, और अगर मैं इस डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं तब भी घूम जाता, अगर होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो टॉर्क ही रिस्पॉन्सिबल है एंगुलर एक्सीलरेशन को क्रिएट करने के लिए, अर्थात किसी बॉडी को किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए। यहां पर ये जो हत्था आपको दिख रहा है, अगर मैं इस हत्थे को यहां पर लगा देता, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब लगा देता यहां पर, तो क्या फर्क पड़ता? हम इसे दूर क्यों रख रहे हैं? इसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो में। अभी हम कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन पर बात करेंगे। यहां पर ये वही घरेलू आटा चक्की है जिसे कि हमें जो है यहां पर इस तरह से रोटेट करना है, कुछ ऐसे। तो अगर ये पूरा का पूरा जो पहिया आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पहिया अगर इस तरह से घूमेगा तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर ये होगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इसी के अबाउट तो ये कुछ इस तरह से घूमेगा, तो यही होगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब अगर हमें इसे घुमाना है तो हमें यहां पर एक फोर्स अप्लाई करना होगा। तो हमने ये मान लिया कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स यहां पर जो है इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। तो यहां पर जो हमने फोर्स अप्लाई किया ये हमने मान लिया ये है F। तो अब यहां पर जिस पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हमने मान लिया कि वो है R। सो यहां पर इसका जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर जो है ये हमने मान लिया कि ये है यहां पर R। तो यहां पर ये हो गया पोजीशन वेक्टर R। तो अब यहां पर हमने फोर्स F अप्लाई किया और ये जो है ये कुछ इस तरह से घूमा, तो इसका मतलब कि हमने यहां पर एक टॉर्क क्रिएट किया, हमने टॉर्क अप्लाई किया। तो अगर हम यहां पर टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? हमने इससे पहले बात किया है कि टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो यहां पर क्या ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है ये R, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? क्या हम इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहां पर ये जो R है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? देखिए, अगर हम इसे आगे इस तरह से बढ़ा देते हैं तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा क्या ये 90 डिग्री का होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब कि यहां पर ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उसे हम यहां पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है यहां पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसे हम पता करेंगे किसी तरह से। तो उसे हम पता करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो यहां पर ये जो आपको फोर्स वेक्टर दिख रहा है इसे हम जो है यहां से जो है कुछ इस तरह से पैरेलली शिफ्ट करके जो है यहां तक ले जाएंगे यहां पर। तो अब यहां पर ये जो पोजीशन वेक्टर R है और यहां पर ये जो फोर्स वेक्टर F है, इनके बीच में यहां पर ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हमने मान लिया कि यह है थीटा। तो अब हम आगे क्या करेंगे? आगे यहां पर ये जो आपको फोर्स वेक्टर दिख रहा है इस फोर्स वेक्टर को यहां पर जो है कुछ इस तरह से आगे प्रोसीड करूंगा, कुछ ऐसे। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद जो है यहां से हम जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, कुछ ऐसे। तो जब हम यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो अब देखिए आप यहां पर ये जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, ये क्या होगा? ये होगा 90 डिग्री। और जैसे ही ये एंगल 90 डिग्री का होगा वैसे ही यहां पर ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें इस डिस्टेंस को पता करना है, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो अभी मैं फिलहाल ये मान लेता हूं कि यहां पर ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है ये डिस्टेंस है यहां पर D। ये D कितना होगा इसे हम पता करेंगे। तो अब अगर आप यहां पर ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये वाला और यहां पर ये आपको जो लाइन दिख रहा है इसे ध्यान से देखें तो दोनों लाइन यहां पर एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि हमने इसी फोर्स को यहां पर पैरेलली शिफ्ट करके जो है यहां पर लाया है। तो दोनों यहां पर लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो यहां पर अगर ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि यहां पर ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये भी यहां पर थीटा ही होगा। मैं थोड़ा कलर बदल दूं तो ज्यादा बेहतर दिखेगा। यहां पर ये जो एंगल होगा ये भी होगा यहां पर थीटा। तो अब अगर ये एंगल यहां पर जो है थीटा हुआ तो फिर इसके सामने वाला ये जो साइड होगा ये होगा परपेंडिकुलर, और यहां पर ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री। तो इसके सामने वाला ये जो साइड होगा ये होगा हाइपोटेन्यूज, जो कि यहां पर हाइपोटेन्यूज होगा, ये इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा जो कि होगा आर। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो साइन ऑफ थीटा होगा, यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो साइन ऑफ थीटा होगा ये बराबर होगा परपेंडिकुलर, जो कि है यहां पर डी डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो हाइपोटेन्यूज होगा वो, सो हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज यहां पर ये है जो कि है यहां पर आर। तो यहां पर ये हो गया आर। तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये जो डी होगा जो कि होगा यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, ये किसके बराबर होगा, यहां पर ये बराबर हो जाएगा आर इंटू साइन ऑफ थीटा। तो अब हमने जो है यहां पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिख रहा है डी, इसे पता कर लिया है जो कि यहां पर आर साइन ऑफ थीटा के बराबर है। तो हमें पता है कि ये जो टॉर्क होता है ये बराबर होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू उस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो अब फोर्स का मैग्नीट्यूड को जो कि एफ होगा उसे मैं अगर यहां पर इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं जो कि यहां पर इसके बराबर होगा, मैं अगर कहूं तो एफ को मैं अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं आर साइन ऑफ थीटा के साथ, तो फिर हमें यहां पर ये जो टॉर्क है वो मिल जाएगा। तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये जो टॉर्क होगा, सो टॉर्क जिसे कि हम टाउ से डिनोट करते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये बराबर होगा यहां पर ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है एफ इंटू यहां पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है आर साइन ऑफ थीटा। इसी को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा ये बराबर होगा आर इंटू एफ इंटू यहां पर ये साइन ऑफ थीटा। तो ये तो हो गया यहां पर ये जो टॉर्क है इसका मैग्नीट्यूड। अब यहां पर ये जो आपको दिख रहा है आर एफ साइन ऑफ थीटा, इसे थोड़ा ध्यान से देखें। ये क्या है, ये है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो फिर यहां पर ये जो आपको टॉर्क दिख रहा है ये किसके बराबर होगा, ये जो है या तो बराबर होगा वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ के, या फिर ये बराबर होगा टॉर्क, ये बराबर होगा वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर के। किसके बराबर होगा, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर मायने रखता है। इस केस में इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके बराबर होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी इसी के बराबर होगा। लेकिन हमें पता है कि दो वेक्टर तभी बराबर हो सकता है, सेम हो सकता है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर रहे और दोनों का डायरेक्शन भी बराबर रहे। तो इस केस में इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड भले ही इसी के बराबर है, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है ये इसके बराबर है। तो फिर टॉर्क जो है या तो इसके बराबर होगा या फिर इसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा, चलिए देख लेते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अभी अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपको दिख रहा है ये कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो अगर इस डायरेक्शन में ये घूम रहा है तो हमें क्या करना है, हमें अपने राइट हैंड को कुछ इस तरह से प्लेस करना है कि ताकि जो मुड़ी हुई अंगुलियां हो वो जिस डायरेक्शन में ये घूम रहा है इस डायरेक्शन में मुड़ी हो। तो अगर मैं अपने राइट हैंड को जो है कुछ इस डायरेक्शन में मोड़ता हूं जिस डायरेक्शन में ये घूम रहा है, तो फिर देखिए हमारा जो थंब है वो देखिए वो ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर ये जो टॉर्क होगा, इस टॉर्क का ये जो डायरेक्शन होगा यह भी ऊपर की तरफ ही होगा। तो यहां पर ये हो गया टॉर्क का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। अब टॉर्क का डायरेक्शन ये हो गया। तो जो हम अपनी उंगलियों को मोड़ रहे हैं वो देखिए किस डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं,
यहां पर हम अपनी उंगलियों को जो है कुछ इस तरह से मोड़ रहे हैं। तो अगर इस तरह से मोड़ रहे हैं तो हम देखें जो है ये तो वेक्टर एफ है, यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये वेक्टर एफ हुआ, और यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये है वेक्टर आर। सो हम अपनी उंगलियों को वेक्टर आर से वेक्टर एफ की तरफ मोड़ रहे हैं। अगर हम अपनी उंगलियों को देखें वेक्टर आर से वेक्टर एफ की तरफ मोड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि यहां पर ये जो टॉर्क एज वेक्टर होगा ये बराबर होगा वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ के ही। सो यहां पर ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। ये जो है ये सही नहीं है, ये नहीं होगा। सो इसे यहां से मैं हटा ही देता हूं। तो यहां पर ये रहा इसका वेक्टर फॉर्म। तो अब जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ये बात किया था कि यहां पर ये जो आपको हत्था दिख रहा है जिसे कि हम पकड़ करके इसे घुमाते हैं, इस हत्थे को मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब क्यों नहीं लगा देता। देखिए अगर मैं इस हत्थे को यहां पर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब यहां पर लगाता हूं तो देखिए हमारे लिए दिक्कत क्या होगी। सो मान लें कि यहां पर हत्था हो गया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब। तो इस केस में अगर मैं यहां पर फोर्स को अप्लाई करता हूं कुछ ऐसे, मान लें कि हमने जो है इतना ही फोर्स अप्लाई किया, इतना ही फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो उसी के बराबर है जितना कि हम पहले अप्लाई कर रहे थे। सो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने वही रखा। जब मैं फोर्स उतना ही अप्लाई करूंगा तो देखिए टॉर्क का क्या होगा। अगर यहां पर मैं इस फोर्स को यहां पर आगे की तरफ कुछ इस तरह से प्रोसीड करता हूं तो उस केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो यहां पर ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना होगा। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर देखें तो ये कम हो गया। जैसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस घट गया, भले ही फोर्स उतना है, तो जैसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस घट गया वैसे ही टॉर्क घट गया। अब जब टॉर्क घट गया तो इसे हमें घुमा पाना जो है काफी ज्यादा कठिन होगा। हम जितना जो है आसानी के साथ इस केस में घुमा रहे थे, जब हम यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहे थे, जितना हम आसानी के साथ यहां पर घुमा पा रहे थे, अब उतना आसानी के साथ हम जो है इस केस में नहीं घुमा पाएंगे क्योंकि यहां पर टॉर्क जो है वो घट गया। तो अगर हमें उतना ही तेजी से घुमाना है जितना कि हम इस केस में घुमा रहे थे, अगर हमें उतना ही तेजी से अभी भी घुमाना है तो हमें जो है यहां पर ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है इसे बढ़ाना होगा। तो इस केस में हमें ज्यादा फोर्स हम कह सकते हैं अप्लाई करना होगा। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। इसीलिए हत्थे को जो है यहां पर ये जो आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन दिख रहा है इससे दूर लगाया जाता है। जितना ये दूर हम लगाएंगे हत्थे को उतना इसे घुमा पाना हमारे लिए आसान रहेगा, हमें कम फोर्स अप्लाई करना होगा। तो इसीलिए हत्थे को दूर लगाया जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।